हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद स्टडी के अंदर। आज हम बात करेंगे जो ई एम आर एस की जो भर्ती आई है टीजीटी के लिए एसएसटी सिलेबस की बात करेंगे हम, जिसके अंदर ई एम आर एस के अंदर कुल 5,660 पोस्टें आई हैं कुल। इनकी हम क्या करेंगे, आज बात करेंगे। इसके अंदर जो सिलेबस है एसएसटी का जो सिलेबस है उसकी बात करेंगे इसके अंदर, कि इस सिलेबस के अंदर क्या क्या है। देखिए, जो एसएसटी का सिलेबस है बहुत ही लेंदी और बड़ा होता है, लेकिन इसके अंदर जो कुल 4 सब्जेक्ट मिलाए हैं इसके अंदर। 4 सब्जेक्ट एक है, इसके अंदर आ जाएगा हिस्ट्री आ जाएगा, एक पॉलिटिकल आ जाएगा, एक जियोग्राफी आ जाएगा और एक इकोनॉमी आ जाएगा। इसके अंदर जो सब्जेक्ट के अंदर देखा जाए तो ये 4 सब्जेक्ट आएंगे। और इसका जो एक सामान्य ज्ञान आता है, और इसको देखिए क्रम वाइज देखते हैं हम इस सिलेबस को। टीजीटी पाठ्यक्रम आ जाता है। सामान्य जागरूकता आ जाती है। सामान्य जागरूकता में शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटना हो जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र, एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर एक तो पहली महत्वपूर्ण घटना जानकारी देखनी होगी और समसामयिक घटना देखनी होगा। और इसके बाद में आ जाती है सोच एंड क्षमता, यानी रीजनिंग आ जाती है। रीजनिंग के अंदर पहली और बैठने की व्यवस्था आ जाए, डेटा प्राप्त आ जाए, कथन आधारित प्रश्न आ जाए, मौखिक तरह का असमता, रक्त संबंधी आ जाए, अनुकरण श्रृंखला, दिशा परीक्षण आ जाए, अभिकथन, कारण और व्यवहारिक आ जाते हैं इसके अंदर। और आईसीटी ज्ञान आ जाता है, कंप्यूटर का ज्ञान आ जाता है, वो आ जाता है, कंप्यूटर सिस्टम के मूल सिद्धांत आ जाते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम के मूल सिद्धांत आ जाते हैं, एमएस ऑफिस आ जाता है, कीबोर्ड आ जाता है, शॉर्टकट और उनके उपयोग आ जाते हैं, महत्वपूर्ण कंप्यूटर के साक्षरता अक्षर, कंप्यूटर नेटवर्क और वेब साइबर सुरक्षा, इंटरनेट आ जाती है इसके अंदर। और शैक्षणिक योग्यता के अंदर देखा जाए तो शैक्षणिक योग्यता के अंदर शिक्षा की प्रकृति आ जाती है। विशेषता, उद्देश्य और बुनियादी आवश्यकता, शिक्षार्थी विशेषताएं, शिक्षक शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण के तरीके और शिक्षण सहायक सामग्री और मूल्यांकन प्रणाली आ जाती है। अनुभव आत्मक गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र और केस अध्ययन आधारित अध्ययन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ जाती है, वो 2020 की आ जाती है। ये आ जाती है शैक्षिक शिक्षण योग्यता के अंदर। और सामान्य हिंदी के अंदर देखें तो सामान्य हिंदी के अंदर आ जाता है वो संधि समास आ जाता है, विलोम शब्द आ जाता है, प्रायवाची शब्द आ जाते हैं, और सामान्य शुद्धियाँ आ जाती हैं, और गद्यांशों के एक शब्द मुहावरे आ जाए, लोकोक्ति आ जाती हैं, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न आ जाते हैं। इसके अंदर हिंदी का जो कन्वर्ट है उसके अंदर ये कुछ मिस्टेक हुई है इसके अंदर। और इंग्लिश का सेम की सेम कॉपी हो गई है यहाँ पर हिंदी की। तो इसके अंदर इंग्लिश के अंदर आ जाते हैं क्रियाकाल, जो वर्ब आ जाते हैं, टेंस आ जाते हैं, वॉइस आ जाती है, और ये सब आ जाते हैं इंग्लिश के अंदर। और इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ जाते हैं, और आर्टिलेस्ट आ जाता है, और समझ कॉम्प्रीनेशन आ जाता है इसके अंदर, और फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, एडवर्ब आ जाती है, इरर कंटेंट आ जाता है, स्टेंट री ऑर्गेनाइज्ड आ जाता है, अनोनिमस और सिनोनिमस आकर के ये आ जाते हैं, मुहावरे और वाक्यांश आ जाते हैं इसके अंदर। आगे देखते हैं इसके अंदर इतिहास आ जाता है। हिस्ट्री के अंदर देखा जाए तो ये सब्जेक्ट आ जाता है, और सब्जेक्ट के अंदर हिस्ट्री के अंदर देखें तो हिस्ट्री के अंदर देखा जाए तो इसके अंदर आ जाती है कक्षा 6 से लेकर के अगर आप 10 तक के अगर बढ़िया तरीके से अगर तैयार करते हो तो उसके अंदर ये सब का सब आपको टॉपिक वहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आपको हाई लेवल तक जाना है तो 12वीं तक तो आपको बुक पढ़ ही लेना है एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर के 12 तक आप अच्छी तरीके से उसको तैयार कर लीजिए। और इसके अंदर जो इतिहास, भूगोल और राजनीति और इकोनॉमिक्स के अंदर ये सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे उसके अंदर देखने को। तो इसके अंदर आ जाते हैं औद्योगिक क्रांति आ जाती है, आर्थिक मंदी आ जाती है, मजदूर और किसान वर्ग के मुद्दे आ जाते हैं, 20वीं सदी में भारत के उद्योग का विकास आता है, भारत में औपनिवेशिक समाज की विशेषताएं आ जाती हैं,
फ्रेंच क्रांति आ जाए, उसके कारण, आयोजन, प्रभाव और नीति आ जाती है। 1857 की क्रांति आ जाए। भारत स्वतंत्रता संग्राम 1885 से 1947 तक का। रूस की क्रांति आ जाती है। कारण, घटना, रूस और विश्व प्रभाव और परिणाम आ जाते हैं। समाजवाद का उदय हो जाता है। कार्ल मार्क्स का दर्शन आ जाए। यूरोप में समाजवाद आ जाए। समाजवाद का प्रभाव आ जाए। जर्मनी और इटली में फारसीवाद ताकतों का उदय हो जाता है और दो विश्व युद्ध और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना आ जाती है। तो ये सब आपको कक्षा 6 से लेकर के, और कक्षा 6 से आपको जरूर नहीं है, कक्षा 8 की जो बुक आती है, कक्षा 8 की एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी की बुक आ जाती है। आरटी की कक्षा 8 से लेकर के आप अगर 10 तक की किताब पढ़ते हैं ना, उसके अंदर आपको सभी मिल जाएंगे। उसके अंदर और आपको जैसे इसके अंदर सिंधु सभ्यता, मुगल कालर, ये आपको नहीं दिए हैं। तो इसके अंदर ये जो कक्षा 12 के अंदर एनसीईआरटी है, उसके अंदर 3 भाग आ जाते हैं। जिसके अंदर तो एक तो आ जाते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता वाला पार्ट आता है वो आता है, एक मध्यकाल की घटना जो है, एक आधुनिक घटना। तो आधुनिक वाला आप देख लेना। एनसीईआरटी जो चैप्टर संख्या, जो बुक संख्या 3 आ जाती है, वो हिस्ट्री के आप ले लेना। और कक्षा 8, 9 और 10 तीन ले लेना। और एक कक्षा 12 की जो 3 नंबर वाला भाग है, एक वो ले लेना। इससे आपका इतिहास एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। आगे के टॉपिक के अंदर देखना, जियोग्राफी आ जाती है। जियोग्राफी के अंदर आप कक्षा 6, 7, 8 और कक्षा 9, 10, 11, 12, आपको ये कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक को आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। जिसके अंदर सौर मंडल का परिचय, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की गतियां, घूर्णन घूर्णन, दिन और रात की घटना, ऋतु परिवर्तन, अक्षांश और देशांतर और समय आ जाता है। और पृथ्वी का आंतरिक भाग, महाद्वीप महासागर की घाटियों, और वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, और प्लेट टेक्टोनिक्स, जब भूकंप, ज्वालामुखी, अवलन और भ्रंश आ जाती हैं, ये आ जाती है इसके अंदर जियोग्राफी के अंदर। चट्टानें और खनिज, चट्टानों के प्रकार, मिट्टी का निर्माण, मुख्य प्रकार की विशेषताएं, उन्नयन के कारण, अपक्षय, द्रव्यमान, बर्बादी, बहाव, पानी, हवा, ग्लेशियर, समुद्र लहरें और क्रस्ट स्लाग, जलवायु, वायुमंडल संरचना और संरचना, मौसम की जलवायु के तत्व आ जाते हैं। इंसुलेशन, ताप बजट, वातावरण का ताप और शीतलन, चालन, संवहन, सौर विकिरण, स्थलीय विकिरण, संवहन, तापमान, तापमान को नियंत्रण करने वाले कारक, तापमान का वितरण, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आ जाते हैं। दाब पेटियां आ जाती हैं। हवा आ जाते हैं। ताप पेटी के अंदर हवा, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, वाष्पीकरण, सघन और अवक्षेपण और उनके रूप, आर्द्रता, वर्षा और उनके प्रकार। विश्व जलवायु वर्गीकरण के अंदर देखते हैं, उसका वर्गीकरण आ जाता है। ग्रीन हाउस आ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग आ जाती है, और वैश्विक जलवायु परिवर्तन आ जाती है। जल के अंदर, महासागर के अंदर देखा जाए तो पृथ्वी की सतह पर जल के निकास का वितरण आ जाते हैं। विज्ञान चक्कर आ जाता है। और महासागर के अंदर पनडुब्बी राहत, तापमान, लवणता और का वितरण, महासागरों, जल की गति। अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर की लहरें, ज्वार भाटा, मानचित्र और तराजू, परिभाषा और वर्गीकरण, दिशा निर्देश आ जाए मानचित्र के। पारंपरिक संकेत आ जाते हैं मानचित्र, ये मानचित्र वाला कक्षा 6 के अंदर आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा। और ये शायद एनसीईआरटी कक्षा 11 के अंदर भी मिल जाएगा। मानचित्र पर रात विशेषताओं को दर्शन की तकनीकें, आकृति, हेचर, हिल शेडिंग, लेयर टिंटिंग, जलवायु डेटा का प्रतिनिधित्व है। रेखा और बार ग्राफ, इजोट्रम, आइसोबार, आइसोहाइटस, जीवमंडल के अंदर आ जाते हैं। जीवमंडल के अंदर आ जाते हैं। परिस्थितिकी आ जाती है। इकोसिस्टम का प्रकार आ जाता है। इकोसिस्टम, खाद्य श्रृंखला की संरचना और कार्य आ जाता है। भोजन वेब आ जाता है। विश्व बायोम आ जाता है। परिस्थितिकी संतुलन आ जाता है। जैव विविधता और उनका संरक्षण है, यानी कि जीवमंडल के अंदर आ जाता है। बायोस्फीयर वाला सभी क्षेत्र आ जाता है इसके अंदर, जैव विविधता के अंदर। भारत भारत की स्थिति आ जाती है, और भारत का स्थान और आकार आ जाता है भारत की। इसके अंदर देखें, भारत की भौगोलिक विशेषता आ जाती है। भारत की भौगोलिक विशेषता आ जाते हैं। भूवैज्ञानिक संरचना, भौगोलिक विभाजन आ जाते हैं। जल निकासी प्रणाली आ जाती है और इनका विस्तार आ जाते हैं। और जलवायु के अंदर भारतीय मानसून की उत्पत्ति तंत्र आ जाता है। और भारत की रीत
तो ये आ जाते हैं भारतीय जलवायु का वर्गीकरण आ जाते हैं। ये आपको कक्षा 11 के एनसीईआरटी के अंदर मिलेगा और कक्षा 9 की एनसीईआरटी बुक के अंदर आपको अच्छे से मिलेगा। भारत की स्थिति आ जाती है, विस्तार आ जाती है, यानी भारत का भूगोल आपको कक्षा 9 की बुक और कक्षा 10 की बुक आ जाती है और कक्षा 11 की बुक के अंदर आपको अच्छे से मिल जाएगा। ये कोपेन की मिट्टी प्रकार और वितरण आ जाती है और वनस्पति का जाती है प्रकार और वितरण आ जाती है। ये एनसीईआरटी किताब के अंदर अच्छे से समझाया हुआ है। और अगला आ जाता है जनसंख्या। जनसंख्या एनसीईआरटी कक्षा 9 की एनसीईआरटी कक्षा 9 की बुक आ जाती है, 9 की बुक आ जाती है, उसके अंदर ये अच्छे से दिया हुआ है। जनसंख्या की वृद्धि और वितरण आ जाते हैं और कारण आ जाते हैं और प्रवास कारण और परिणाम आ जाते हैं। प्रवास का कारण ये कक्षा 8 की आपको एनसीईआरटी किताब के अंदर मिल जाएगा प्रवास। और ये प्रवास वाला कक्षा 12 की एनसीईआरटी बुक के अंदर आपको चैप्टर मानव भूगोल के अंदर आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर आपको अच्छे से मिल जाएगा। उसके अंदर जनसंख्या के सिद्धांत भी दिए हैं, उनकी प्रासंगिकता मालथस आ जाती है, जनसांख्यिकी संकरण आ जाती है, संक्रमण आ जाते हैं, सिद्धांत आ जाते हैं, जनसंख्या संरचना उनके गुण, जनसंख्या और सतत विकास आ जाती है। एक संसाधन के रूप में जनसंख्या आ जाती है। भारत के संदर्भ में जनसंख्या समस्या और नीति और संसाधन और विकास आ जाती है। और संसाधन और पर्यावरण का अर्थ भी आपको मिल जाएगा। संसाधन और पर्यावरण का अर्थ मिल जाएगा आपको। प्राकृतिक घटक आ जाए, संसाधन आ जाते हैं, पर्यावरण पर्यावरण और प्रौद्योगिकी इंटरफेस आ जाए, संसाधन का वर्गीकरण आ जाते हैं। जल का वितरण, जल का वितरण आपको जल का वितरण कक्षा जल का वितरण कक्षा 7 की बुक के अंदर मिलेगा और एक जल वितरण आपको कक्षा 11 की एनसीईआरटी बुक के अंदर आपको अच्छे से दिया हुआ है। उसके अंदर जल और थल वितरण दे रखा है, जिसके अंदर जल वितरण आ जाएगा और एक थल वितरण यानी स्थलाकृति आ जाती है। उसका उपयोग आ जाता है, आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व संरक्षण आ जाती है, खनिज, वन, मत्स्य पालन और मुख्य फसलों का उत्पादन वितरण आ जाती है। ये आ जाता है कक्षा 8 की एनसीईआरटी बुक के अंदर मिल जाएगा। वन्य जीव संसाधन और ऊर्जा संसाधन ये आ जाते हैं एनसीईआरटी 8 की बुक के अंदर आपको अच्छे से मिल जाएगा। कृषि आ जाती है, कृषि भी आपको कक्षा 8 और कक्षा 11 की बुक के अंदर अच्छे से दिया हुआ है और कक्षा 10 के अंदर भी कृषि टॉपिक आपको अच्छे से मिल जाएगा एनसीईआरटी बुक के अंदर। और कृषि गीली और सूखी कृषि आ जाती है। इसके अंदर आ जाती है गीली और सूखी कृषि आ जाती है, व्यापक और स्थानांतरण, वाणिज्यिक और वर्षारोपण कृषि आ जाती है, विकास एवं समस्या आ जाती है फसल की, और फसल सघनता आ जाती है, और प्रमुख फसल कौन कौन सी ये आ जाता है आपको टॉपिक एनसीईआरटी बुक के अंदर मिल जाएगा। लेकिन ये इस जो टॉपिक आ जाते हैं जो कृषि वाला आ जाता है आपको जो बेसिक मिल जाएगा वो एनसीईआरटी बुक से मिल जाएगा। लेकिन जो आ जाती है ऑथेंटिक आंकड़े हैं जो करंट के रिलेटेड आ जाती हैं वो आपको समसामयिक घटना के अंदर भी पढ़ना पड़ेगा और प्रमुख जो 2021-22 की जो फसल आ जाती है उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उद्योग निर्माण आ जाते हैं वो भी आपको कहाँ पे मिल जाएगा एनसीईआरटी बुक के अंदर मिल जाएगा। लेकिन इसको क्या है जो समसामयिक घटना से जोड़ कर पढ़ना होगा, उसके जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो आपको देखना होगा। और उसके अंदर वर्गीकरण आ जाए, स्थानीय कारक आ जाते हैं, प्रकार और वितरण, भारत के औद्योगिक समूह, उत्पादन और चीनी, सूती कपड़ा, लोहा, इस्पात, रसायन और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का वितरण आ जाता है। और उसके बाद में आ जाते हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के अंदर। देखें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्या है, जिसके अंदर परिवहन के संचार के साधन आ जाते हैं, परिवहन और संचार के साधन आ जाते हैं, सड़कें आ जाते हैं, रेलवे, जल मार्ग और वायु मार्ग, तेल, गैस और पाइपलाइन, और राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड आ जाते हैं, रेडियो, टेलीविजन उपग्रह और कंप्यूटर। ये आपको कक्षा 10 की कक्षा 11 की एनसीईआरटी बुक के अंदर आ जाते हैं। भारत का भौतिक, मेरे पास वो एनसीईआरटी बुक भी है, मेरे पास एनसीईआरटी बुक भी है जो आपको एक दिन अच्छे से वीडियो जो इसके अंदर जो टीजीटी के अंदर सोशल साइंस के अंदर जो आपके जो पाठ्यक्रम मिलते हैं वो उसे कोशिश करूँगा अगर हो सके तो आपको जो चैप्टर वाइज है वो आपको बता दूं कि इतने नंबर पेज पर ये चैप्टर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आ जाते हैं, भारत के विदेशी व्यापार, समुद्री बंदरगाह और हवाई अड्डों का बदलता पैटर्न आ जाता है। पैटर्न के रूप में
व्यापार आ जाते हैं। आपदा और खतरे को समझना, ये आपको एनसीईआरटी बुक 11 के अंदर मिल जाएगा। एनसीईआरटी के अंदर 11 कक्षा के अंदर मिल जाएगा आपको। आपदा और खतरे को समझना आ जाते हैं। आपदा के प्रकार जो प्राकृतिक और मानव निर्मित आ जाती हैं। आपदा प्रबंधन और आपदा प्रबंधन बनना, आपदा प्रबंधन के घटक आ जाते हैं। इसके बाद में आ जाता है आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आपदा जोखिम प्रबंधन। आपदा न्यूनीकरण को समझना आ जाता है। विशिष्ट खतरे और समन आ जाते हैं, यानी कि कौन कौन से खतरे हैं, उसको कौन सा समाधान आ जाती है। मानव सामान्य मानव निर्मित आपदा और उनकी रोकथाम क्या है। आपदाओं के लिए समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन और सामाजिक योजना आ जाती है। सुनामी जो जानलेवा समुद्री लहरें आ जाती हैं, जो सुनामी के अंदर जो जानलेवा लहरें आ जाती हैं उसको पढ़ना है। और उत्तरजीवी कौशल आपदा के दौरान और आपदा के बाद आ जाती हैं। वैकल्पिक संचार प्रणाली आ जाती है, और इसके अंदर आ जाती है वैकल्पिक संचार प्रणाली। सुरक्षित निर्माण पद्धति आ जाती है। जिम्मेदारियां बांटना आ जाती हैं। आगे की योजना बनाना, आगे की क्या प्लानिंग हो जाएगी। उत्पादक के घटक, उत्पादक के जो घटक आ जाते हैं, उत्पादक के घटक के संसाधन के रूप में लोग, संसाधन के रूप में लोग आ जाते हैं। आर्थिक गतिविधियां, गैर आर्थिक गतिविधियां आ जाती हैं। जनसंख्या आ जाती है। शिक्षा आ जाती है। स्वास्थ्य आ जाती है। और बेरोजगारी और रोजगार आ जाता है इसके अंदर। और आगे आ जाए गरीबी एक चुनौती आ जाती है। गरीबी एक चुनौती आ जाती है। गरीबी एक चुनौती के अंदर जो गरीबी रेखा आ जाती है, ये कक्षा 11 और कक्षा कक्षा 9 के अंदर तो इतना कमी दे रखा है, लेकिन कक्षा 11 के अंदर है ना बखूबी, यानी कक्षा 11 की जो बुक है ना, आप वो पढ़ लेना। कक्षा 11 की एनसीईआरटी बुक के अंदर गरीबी रेखा को और गरीबी और असमानता को अच्छे से दे रखा है। गरीबी कम करने के लिए नीतियां भी दे रखी हैं। गरीबी का अनुमान भी दे रखा है। भारत में खाद्य सुरक्षा, भारत में ये टॉपिक है भारत में खाद्य सुरक्षा, ये कक्षा 9 की बुक के अंदर आपको अच्छे से मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे से दे रखा है। भारत में खाद्य सुरक्षा आ जाती है। खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति आ जाती है, और बफर स्टॉक आ जाता है। ये आ जाती है कक्षा 9 के एनसीईआरटी बुक के अंदर, आपको अच्छे से मिल जाएगा। और इसके बाद में देखें तो निर्गम मूल्य, समर्थन मूल्य आ जाए। निर्गम मूल्य और समर्थन मूल्य आ जाता है, ये भी कक्षा 9 के अंदर आपको मिल जाएगा। खाद्य सुरक्षा सहकार समिति की भूमिका आ जाती है। वृद्धि विकास एवं संरचनात्मक विकास आ जाता है। विकास और वितरण सतत कृषि विकास आ जाता है। विकास संरचनात्मक परिवर्तन आ जाते हैं। जनसंख्या एवं मानव संसाधन विकास आ जाती है। और क्रय शक्ति समानता पीपीपी मॉडल आ जाता है। और स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं, ये आपको मिल जाएगा। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता आपको एनसीईआरटी कक्षा 11 के अंदर आपको ये अच्छे से टॉपिक दिया हुआ है, बहुत ही गजब का लिखा हुआ है इसके अंदर। आर्थिक विकास भी उसी के अंदर मिल जाएगा कक्षा 11 के एनसीईआरटी के अंदर। सकल नामांकन अनुपात आ जाते ये भी उसी के अंदर मिल जाएगा आपको। और विदेशी व्यापार और आर्थिक विकास आ जाते ये भी उसी के अंदर दे रखा है, ठीक है। विदेश विकास एवं विकास साधन आ जाते हैं। आय का वितरण, विकास के कारक आ जाते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंदर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंदर क्षेत्रों का वर्गीकरण आ जाए। क्षेत्रों का वर्गीकरण आ जाता है, जैसे प्राथमिक, माध्यमिक, संगठित और असंगठित और सार्वजनिक और निजी आ जाता है। ये आ जाए क्षेत्रों का वर्गीकरण, ये कक्षा 11 के अंदर एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा। लघु और बड़े उद्योग, ये भी उसी के अंदर। ये तो शायद जियोग्राफी के टॉपिक के अंदर भी रिलेटेड है, लेकिन ये आपको अर्थव्यवस्था की बुक के अंदर मिला है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रदर्शन आ जाए, निजीकरण आ जाता है, ये भी आपको एनसीईआरटी कक्षा 11 के अंदर मिल जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार वृद्धि, पैसे और क्रेडिट आ जाती है। मुद्रा प्रणाली वाली यह कक्षा 12 की एनसीईआरटी बुक के अंदर मिलेगा आपको। भारतीय मौद्रिक प्रणाली आ जाती है, कक्षा 12 की एनसीईआरटी बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। भारतीय मौद्रिक प्रणाली आ जाती है। धन का कार्य आ जाता है, बैंक आ जाता है, सेंट्रल बैंक के कार्य आ जाती हैं। और इसके अंदर सेंट्रल बैंक के कार्य के बाद में आ जाता है वाणिज्य बैंक, स्वयं सहायक समूह आ जाती है। स्वयं सहायक समूह वाला टॉपिक आपको कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक के अंदर आपको मिल जाएगा अर्थव्यवस्था की। कर्ज और जाल आ जाता है, पैसे की मांग और पैसे की आपूर्ति कक्षा 12 की बुक के अंदर मिल जाएगा आपको। वित्तीय बाजार आ जाए, मुद्रा और पूंजी आ जाती है। भारत में मौद्रिक समुच्चय आ जाता है।
नागरिक शास्त्र ये इसके जो पॉलिटिकल आ जाती है, पॉलिटिकल के अंदर आ जाती है, पॉलिटिकल में सत्ता का बंटवारा, संघवाद आ जाते हैं, लोकतंत्र और विविधता आ जाती है, राजनीतिक दल आ जाती हैं, उसके अंदर चुनाव आ जाती हैं। ये टॉपिक आपको कक्षा 9 से 12 तक की पॉलिटिकल के अंदर आपको अच्छे से मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी वहाँ पे आपको अच्छे से इसके अंदर मिल जाएगा। कक्षा 9 और से लेकर के 9 तक के 12 तक के अंदर आपको अच्छे से मिल जाएगा। अगर आप 6, 7 और 8 की आप अगर एनसीईआरटी बुक देखते हैं तो देख लेना, लेकिन ठीक है उसको देख लेना, आप एक बार देख लेना, लेकिन कक्षा 9 और 12 को तो आपको डेफिनेट देखना ही देखना होगा उसको। ठीक है। उसके बाद लोकतंत्र के लिए चुनौतियां, जो लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, जैसे नेपाल बोलीविया में प्रजातांत्रिक आ जाती है, संकल्पना आ जाती है। उसकी संकल्पना क्या है, उसकी मुख्य विशेषता क्या है, स्थानीय सुशासन, चुनाव आ जाते हैं, भारत और विश्व में लोकतंत्र। भारत और विश्व में लोकतंत्र कक्षा 12 की आप एनसीईआरटी बुक देख लेना। ठीक है। इसके अंदर और जो कक्षा 11 के अंदर भारतीय संविधान के चैप्टर के लिए आप एक काम करना, कक्षा 11 के एनसीईआरटी किताब के अंदर बहुत ही गजब लिखा हुआ है। इसके अंदर जो आ जाता है, संविधान का निर्माण, संविधान को अपनाना, संस्थाओं की कार्य प्रणाली, संसद, न्यायपालिका और मौलिक अधिकार। ठीक है, वैसे देखा ठीक है दे रखा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि पूरा पूरा दे दिया, वो नहीं है। ठीक है, इसके अंदर दे रखा है, वैसे पॉलिटिकल दे रखी है अच्छी, ठीक है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं, और हाँ इतना ही है। चलिए आप एक और जो इंग्लिश के अंदर होती है ना, इंग्लिश 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 के अंदर आप इंग्लिश के अंदर जो 10 प्रश्न आएंगे, इंग्लिश के अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर से 4 क्वेश्चन आपको लाने ही लाने होंगे, क्योंकि 40% आपको पास मार्किंग करनी होगी। और एक आ जाती है हिंदी, आ जाती है, एक आ जाएगी हिंदी। हिंदी के अंदर भी आपको हिंदी के अंदर भी आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर से 4 लेना होगा। एक आ जाती है आपकी क्षेत्रीय भाषा, एक जो क्षेत्रीय भाषा है, जो आप हिंदी भी ले लेना चाहे, उसके अंदर भी आपको 4 क्वेश्चन सही करने होंगे। ठीक है, उसके अंदर भी 10 क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर भी आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे, यानी कि आपको 40% आपके इसके अंदर मार्क लेने होंगे, मार्क्स। और इसके अंदर जो 30 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन के आपको जो होंगे वो इसके अंदर जो मेरिट के अंदर आपके ऐड नहीं होंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन आपके मेरिट के अंदर ऐड नहीं होंगे। चलिए, और आपको ये हिंदी और इंग्लिश और एक क्षेत्रीय भाषा के अंदर आप हिंदी लेना चाहते हो तो हिंदी ले लेना, और जो अन्य भाषा भी हैं उसके अंदर जो आप चूज करना चाहें वो भी ठीक है। चलो साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।